Assalamu alaikum. Welcome to my channel Make Biology Easy. So today's topic is endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज इसकी डेफिनेशन, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस को। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। Now let's start. But before moving towards the lecture, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel, like my video and share it with your friends. Now let's start the lecture. जी, तो हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स देखी थी कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या होती हैं। वो छोटे माइन्यूट बॉडीज़ जो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हमारे पास दो टाइप की होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फिर हमने ये देखा था कि इनकी लिस्ट में कि कौन कौन सी जो है हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड में आती है और कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड में। इसका मैं आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग जाएं और वहाँ से वो देखें पहले, फिर उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आप लोग वो देख चुके हैं सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से हमें आइडिया हो जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, so a complex network of channels or tube-like structures which extends from cell membrane to the nuclear membrane is known as endoplasmic reticulum, ER. एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है, किसका? चैनल्स कहते हैं ऐसी रनिंग लाइंस को, रनिंग ट्यूब को, मतलब ऐसी चीज़ें जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही हैं, ठीक है, उनको चैनल्स कहते हैं, या फिर ट्यूब का। ठीक है, कैसा नेटवर्क होता है? एक ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से एक्सटेंड करता है? सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। ठीक है, क्या होता है? एक ट्यूब लाइक या चैनल्स लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक रन करता है या वहाँ से लेके वहाँ तक प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या फिर इसको ER भी कहते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर ER कैपिटल में लिखा है तो उसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा ऑब्वियसली। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी डिस्कवरी। Endoplasmic reticulum was first reported by Porter and Thompson in 1945. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को पहली मर्तबा जो रिपोर्ट किया था या फिर जो डिस्कवर किया था, जो पहली मर्तबा बताया था, देखा था, वो किसने करा था? पोर्टर और थॉम्सन ने 1945 के अंदर। ठीक है, Now next we have is the structure. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, क्योंकि हमने जब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल का लेक्चर हुआ था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी ऑर्गेनल्स होती हैं उनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं, सबके आपस में स्पेसिफिक होते हैं स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर कंसिस्ट ऑफ मैनी ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ना, उसका स्ट्रक्चर अभी मैंने आप लोगों को कैसे बताया? ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वो जो ट्यूब्स है ना, उनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। ठीक है, क्या कहलाती है वो? सिस्टर्नी। ये सिस्टर वो वाला सिस्टर नहीं है, बहन वाला। ठीक है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी ट्यूब्स जो कहाँ से कहाँ तक हमारे पास जा रही हैं? सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जा रही हैं। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। अब ये सिस्टर्नी कैसी होती हैं? दीज आर लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक ट्यूब्यूल्स। अब ये कैसे होती हैं? लॉन्ग होती हैं, फ्लैटेंड। फ्लैटेंड मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लैट होती है। अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो हम उसको चपटा कहते हैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल थिन सी। ठीक है, और सैक लाइक ट्यूब्यूल्स होती हैं ये। ठीक है,
They are unbranched and present in the form of parallel bundles. अब ये कैसी होती हैं सिस्टरनी कि ये जो होती है ना वो अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें से मजीद कोई ब्रांचेस नहीं निकल रही होती हैं, ठीक है। फोल्डिंग्स की तरह होती हैं तो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। अभी डायग्राम नहीं आई है, डायग्राम आएगी तो आप लोगों को और इसको जो है इजीली समझ में आएगा कि मैं किस तरह किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी इतना समझें कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये किस फॉर्म में होती है, सिस्टर्नी की। और सिस्टर्नी क्या है, एक लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक ट्यूब्यूल्स है जो क्या है अनब्रांच्ड होती हैं और एक दूसरे की पैरेलल प्रेजेंट होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने प्रेजेंट होते हैं, इनके बंडल्स की तरह से होती हैं, जैसे फोल्डिंग होती हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER, ओके, में फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। अच्छा, ये वेसिकल्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं, सिस्टर्नी की फॉर्म में भी होती हैं और वेसिकल्स की फॉर्म में भी होती हैं। अगर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वेसिकल्स की फॉर्म में होती है तो वो कैसी दिखती है, वो ओवल शेप्ड की एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होती हैं और ये क्या होती हैं, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही अलग अलग से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या होंगी, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे आइसोलेटेड प्रेजेंट होती हैं और ये कैसी होंगी, ओवल शेप, जबकि ये कैसी थी, लॉन्ग फ्लैट एंड सैक लाइक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी किस तरह की भी हो सकती हैं, ये ट्यूब्यूल्स की भी। अच्छा, ये वाली सिस्टर्नी जो थी ये भी ट्यूब्यूल्स की तरह थी, ट्यूब्स की तरह थी, लेकिन कैसी थी, ये लॉन्ग और फ्लैटेंड थी। अच्छा, ये जो दूसरी ट्यूब्यूल्स ही वाली टाइप होती हैं ये कैसी होंगी, ये ब्रांच्ड होंगी, ठीक है, ये अनब्रांच्ड थी। सिस्टर्नी टाइप की अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है तो वो कैसी होगी, अनब्रांच्ड होगी। लेकिन अगर ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में आपको नजर आ रही हैं तो वो कैसी होंगी, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रेटिक्यूलर सिस्टम अलोंग विद द सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ये कैसी होती हैं ट्यूब्यूल्स, ये ब्रांच्ड होती हैं और किसके साथ ये प्रेजेंट होती हैं, सिस्टर्नी के, और ये जो वेसिकल्स है ना इनके साथ ही ये प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्ट्रक्चर में तीन तरह के मिल जाएंगे, एक सिस्टर्नी टाइप के, एक वेसिकल्स टाइप के और दूसरे ट्यूब्यूल्स टाइप के। Chemically, endoplasmic reticulum consists of proteins, lipids and some RNAs. अब ये जो केमिकली अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन देखें ना तो इनकी कॉम्पोजिशन में ये प्रोटीन्स, लिपिड्स और आरएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलके ये बनी हुई होती है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाउ अब ये देखें, ये है हमारे पास डायग्राम इसकी। अब यहाँ पर आप देखें ये जो बीच में नजर आ रहा है ना हमें, ये है न्यूक्लियस, और समझे ये सारा, समझो यह सेल है, ठीक है, ये सारा इसके इधर उधर क्या है, ये सेल है। अब यहाँ पर देखें ये जो ये आपको नजर आ रही है ना, देखें ये फोल्डिंग्स टाइप की क्या है, एक दूसरे के पैरेलल जो आपको नजर आ रही हैं, ये सब स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से लेके कहाँ तक जा रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। तो ये सारा स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये देखें ये सैक लाइक फ्लैटेंड है, ट्यूब्यूल्स की तरह है, और ये है वो वेसिकल टाइप का, ठीक है। सो ये आपको क्या दिखाया मैंने। अच्छा, अब ये जो बात आ रही है ना, ये RER और ये SER, ये अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए कि ये किस तरह की दिखती है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कुछ इस टाइप का दिखता है। अब हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ना वो हमारे पास दो टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फाउंड इन अ सेल। ये ER मैं बार बार इसीलिए पढ़ रही हूँ कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैंने ER क्या लिखा ऑलरेडी, हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है, ठीक है। इसकी पहली टाइप जो है ना वो क्या है, ए ग्रैन्युलेटेड या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम SER भी कहते हैं। S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक और R फॉर रेटिक्यूलम, ठीक है। सो ए ग्रैन्युलेटेड एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये इसकी फर्स्ट टाइप है। It is the type of endoplasmic reticulum which is not associated with the ribosomes, hence has a smooth appearance. That's why called smooth endoplasmic reticulum. अब देखें क्या है कि ये वाली जो टाइप है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, ये कैसी होती है,
स्मूथ होती है। देखिए स्मूथ, कोई भी सरफेस स्मूथ तब होती है जब उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टेक्सचर नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की मोबाइल की स्क्रीन होती है या कोई फ्लोर होता है, तो वो स्मूथ, हम किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे हम कोई ड्राइव कर रहे हैं, कहते हैं ना बहुत स्मूथली ड्राइविंग हो रही है, मतलब बीच में कोई हर्डल्स नहीं है, ठीक है। सो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ प्रेजेंट ना हो, एकदम उसकी चिकनी कहते हैं ना, वैसी उसकी सरफेस हो, बिल्कुल उसके ऊपर कोई प्रेजेंट नहीं हो, कोई टेक्सचर नहीं हो। सो इस टाइप की हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहलाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी वजह से उसका नाम भी क्या रख दिया उन्होंने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ए ग्रेन्युलेटेड। अच्छा, ये एग्रेन्युलेटेड नहीं है, ए को अलग से पढ़ेंगे। बायोलॉजी के अंदर ए का मतलब मोस्टली होता है विदाउट, ठीक है। अगर कहीं पे वर्ड ए लगा हुआ है ना किसी भी वर्ड के आगे, ये वर्ड है ग्रेन्युलेटेड। ग्रेन्युलेटेड, ग्रेन्यूल मतलब उर्दू में अगर मैं बोलूँ दानेदार को कहते हैं, ठीक है। सो ए मतलब विदाउट, मतलब ऐसी सरफेस जो विदाउट ग्रेन्युलेटेड वाली नहीं है, ठीक है। सो क्या होता है, अच्छा ये ग्रेन्युलेटेड कब होती है, जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये स्मूथ होती हैं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। Present in steroid producing cells, for example intestinal cells, glycogen storing cells and muscle cell। अब ये जो है ना, ये वाली टाइप की जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये मोस्टली कौन से सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो स्टीरॉयड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एनिमल्स के अंदर इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स होते हैं, या फिर हमारे पास मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्टली जो है अभी चले हम आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। ओके, फिर है हमारे पास ग्रैन्युलेटेड या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो था ए ग्रैन्युलेटेड, ये है ग्रैन्युलेटेड। क्यों, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी होगी, रफ होगी। इसको हम RER कहते हैं, R for rough, E for endoplasmic and R for reticulum. So it makes RER. On the surface of this endoplasmic reticulum, राइबोसोम्स आर फाउंड। अब उस वाले में राइबोसोम्स नहीं थे, इनमें क्या है कि इनकी जो सरफेस है ना, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हैंस हैज टेक्सचर्ड अपीयरेंस, तो इस वजह से इनकी जो कैसी अपीयरेंस, इनको ये कैसी लगती हैं, ये टेक्सचर्ड लगती हैं, इनके ऊपर कोई कुछ मौजूद है ये फील होता है। सो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सो हमारे पास टू टाइप्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, स्मूथ एंड रफ। RER or rough endoplasmic reticulum present in those cells which are involved in protein synthesis। अच्छा, ये वही वाली बात है जो मैं अभी पीछे आपको बताना चाह रही थी कि ये जो rough endoplasmic reticulum है, ये उन सेल्स में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, ठीक है। बॉडी का हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो पार्ट जिसको प्रोटीन की ज़्यादा नीड होती है, वहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। जैसे कि पैनक्रियाज एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मेमल्स, मेमल्स के स्लाइवरी ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होते हैं कि ये जो है वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये अलग से मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये जो है इनके साथ भी नहीं ना उनके साथ, ये अलग से एक इन्फो लिखा है। Mostly cell contains both type of endoplasmic reticulum, but some cells may have only one type। वैसे तो जितने भी टाइप के आपको सेल मिलेंगे उनमें सब में जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों टाइप की होती हैं, लेकिन ये मैंने एक जगह बुक में से पॉइंट्स लिया है जहाँ ये मेंशन था कि कोई सेल ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, लेकिन मोस्ट अबेंडेंटली दोनों टाइप की होती हैं। ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने इन दो सेल बताया आपको कि यहाँ पर प्रोटीन की नीड ज़्यादा है, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा हो जाती हैं ताकि राइबोसोम ज़्यादा मिले, ठीक है। राइबोसोम क्यों ज़्यादा मिले, बेसिकली राइबोसोम जो है वो भी हम आगे कंप्लीट लेक्चर पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं, एक्चुअली राइबोसोम जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। तो जितने राइबोसोम्स होंगे
उतनी ज़्यादा प्रोटीन बनेंगी, और राइबोसोम ज़्यादा कब होंगे, जब उनको सरफेस मिलेगी ज्वाइन होने के लिए, और सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर प्रोटीन ज़्यादा बनानी है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमें ज़्यादा रखनी है। अच्छा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप की प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द इराइथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स भी जिसको हम कहते हैं एग या फिर एम्ब्रियोनिक सेल, उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं पाई जाती। ठीक है, ये मुझे कुछ 2-3 रिसोर्सेज से ये बात भी मैंने नोट करी कि आरबीसीज में, एग में और एम्ब्रियोनिक सेल में, किसके, एनिमल्स के, ऑब्वियसली ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स में होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स, एग और ये इराइथ्रोसाइट्स। तो ये किस में प्रेजेंट नहीं होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इन 3 तरह के सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये समझेंगे हाफ सेल का स्ट्रक्चर लिया है, ये समझेंगे पूरा यहाँ पर सेल कंटिन्यू है। ठीक है, ये बीच में जो येलो कलर का है ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, अगर आपने इसका लेक्चर नहीं लिया न्यूक्लियस का तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग गौर करें कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ से, ये जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ से लेके ये यहाँ तक स्ट्रक्चर रन करता है, किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। अब आप इसके अंदर देखें, दोनों टाइप के आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नजर आएंगी। ये देखें, इस पे ये वाली जितनी भी हैं, इसके ऊपर आपको ये जो माइन्यूट से ये जो इन्होंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये इन वालियों पे किसी पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कौन सी टाइप की हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप देखें, ये वाली जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसके ऊपर ये देखें, ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो बेसिकली क्या हैं, ये राइबोसोम्स हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट हैं। तो ये कौन सी टाइप हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब ये देखें ये किस फॉर्म में है, सिस्टर्नी है। देखिए यहाँ पे ये सारी क्या है, ये सिस्टर्नी है। देखेंगे फोल्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट हैं। ठीक है, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सी टाइप हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जिनके ऊपर यहाँ पे राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे हैं वो कौन सी टाइप है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज द फंक्शन, कि इसके क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसका पहला फंक्शन है, endoplasmic reticulum helps in exchanging important materials between nucleus and cytoplasm। अब क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये क्या होते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उससे कनेक्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि ये जो है ना, ये किसकी बनी हुई है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास कैसी होती है, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। वो क्या करती हैं कि कुछ जो केमिकल्स या कुछ जो मटेरियल्स हैं वो उसमें से पास आउट हो सकते हैं, अंदर बाहर जा सकते हैं। तो ये क्या करती हैं कि कुछ मटेरियल्स को न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म में दे देती हैं, या अगर साइटोप्लाज्म में से किसी को न्यूक्लियस में जाना है तो वो भी इसके थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कनेक्शन प्रोवाइड करती है किसके दरमियान, बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम को अटैचमेंट के लिए इन्होंने जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है जहां पर आकर राइबोसोम अटैच हो जाए और फिर अपना प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करें। Endoplasmic reticulum is responsible for the manufacturing of all the phospholipids and cholesterol required by the cell for the formation and repairing of membranes। हम लोगों ने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी थी तो हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो ये फॉस्फोलिपिड्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो कौन बनाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाती हैं, जो कि कहाँ इस्तेमाल में आते हैं, ये फॉस्फोलिपिड हमारे पास यूज में आते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, या फिर अगर कहीं से कोई भी मेम्ब्रेन की, कहीं की भी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई भी कहीं से डैमेज हो गई है, वहाँ पर ज़रूरत है फॉस्फोलिपिड की, कोलेस्ट्रॉल की भी, तो वो सब कौन बना के देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो ये इसका थर्ड फंक्शन हो गया। इट सिक्रीट वेरियस एंजाइम। अच्छा, ये जो है ना बहुत सी तरह की एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। देखें, एक मेरी बात ध्यान से सुने, एंजाइम्स जो है ना वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स जो हैं वो क्या है, प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कहाँ अटैच होते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे, ठीक है। सो इनडायरेक्टली बात क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो क्या सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम में है स्टीरियसिस, NADH साइटोक्रोम, C रिडक्टेज, फिर NADH, और ये है डायफोरेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड मैग्नीशियम प्लस प्लस एक्टिवेटेड ATPase, ठीक है। सो ये सारे जो है एंजाइम्स के नाम है जो कौन सिक्रीट करती है हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, ये किस में इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस के अंदर। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, तो क्या है, प्रोटीन की वजह से। फॉस्फोलिपिड्स बन रहे हैं, तो किसकी वजह से, लिपिड की वजह से। तो ये ऑलरेडी बात हमने कर ली कि ये क्या बनाती है, प्रोटीन और लिपिड्स। इट ट्रांसफर्स RNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अच्छा, जिस तरह से ये डिफरेंट जो है हमारे पास मटेरियल्स को न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म में लाते हैं, तो इसी तरह से क्या होता है कि जब अभी हम आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो RNA होते हैं ना, ये जो होते हैं मैसेंजर काफ़ी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA और मैसेंजर RNA। सो इसमें से जो मैसेंजर RNA है ना, उसको आना होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है। अगर आप लोगों को ये बात पहले से मालूम है सो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम तो जस्ट सुन लें, आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो उन RNA जो होते हैं ना, उनको कहाँ से लेकर आना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाना, तो वो भी कौन काम करती हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वर्क करती है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना, कोई भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है ना, वो इस बात को अच्छे से समझता है कि ये जो बायोलॉजी है ना, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अभी मैं बात आपसे कर रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें देखी। हम राइबोसोम का भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दे दिया क्या होता है, हालांकि राइबोसोम की हमें बात नहीं करनी, वो अलग से लेक्चर होगा, उसका भी इंट्रो आ गया। RNA आप लोग नहीं अगर जानते हो तो थोड़ा सा आपको वो भी बता दिया। एंजाइम्स के बारे में अगर आपको नहीं पता, आपको वो भी थोड़ा बताया। ये लेक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें फॉस्फोलिपिड होते हैं। ठीक है, बायोलॉजी जो है ना वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम एक चीज़ जब पढ़ते हैं ना तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ जो है उससे लिंक करती है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता तो आप जैसे उसको सुन लिया करो, उसको माइंड में बिठा लिया करो। ये नहीं है कि आप ये सोचो कि ये चीज़ तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, हमें नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। मैं जब खुद पढ़ती थी मुझे भी इस मामले में बहुत कन्फ्यूजन होती थी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरकनेक्टेड होती थी। बाज़ औक़ात वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, वो बहुत आगे जाके आती हैं, और जो है वो हम जब तक बहुत लीस्ट लेवल पे या बेसिक लेवल पे होते हैं, अभी जो मेरे लेक्चर थे वो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती हैं, और हम बात कर रहे होते हैं टीचर्स हमसे कॉम्प्लेक्स लेवल की, तो वो हमें समझ नहीं आती। तो अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा कि वो चीज़ आप सुन लिया करो, ठीक है, नहीं दिमाग में बैटरी मत बिठाया करो, थोड़ा सा उसको याद कर लिया करें, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उस लेवल पर जब पहुंचोगे ना तो आपको वो खुद ब खुद वो चीज़ जहन में आ जाएगी और आपको क्लिक होगा कि हाँ ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी, ठीक है। सो ये बायोलॉजी जो है ना वो एक दूसरे से इसी तरह से इंटरकनेक्टेड है। ओके, सो नाउ बैक टू द लेक्चर। तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होते हैं, RNA को ये कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन इनटू विटामिन डी। इट कैन एब्जॉर्ब कैल्शियम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। अच्छा, ये क्या करती है, ये कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने की इसके अंदर जो है वो कैपेसिटी होती है, जो कि किसके लिए ज़्यादा हमारे रिक्वायर्ड होता है, हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए जो है हमारे क्या चीज़ ज़रूरत होती है, कैल्शियम की। तो वो भी कौन एब्जॉर्ब करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। So it's all about endoplasmic reticulum, one of the membrane bound organelle. I hope आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट ऑर्गेनल की बात करेंगे। सो उसके लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।